नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। हम लोग जो दिसंबर 2023 में परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें इकाई वार हम लोग प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करके देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे संचार से। तो संचार से दिसंबर 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे कम्युनिकेशन से, उनके बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न कहता है आपसे संचार का कि किसी संदेश में अंतर्निहित संदेश को तकनीकी दृष्टि से कहा जाता है। यानी कि कोई मैसेज है, उस मैसेज में जो एक और मैसेज इंक्लूड है, एक और मैसेज उसमें अंतर्निहित है, उसको तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाता है। पहला विकल्प है अव्यक्त संदेश, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हिडन मैसेज। दूसरा है अंतर्भूत संदेश, या आप कह सकते हैं इंक्लूडेड मैसेज। तीसरा है अनभिरंजक संदेश, या आप कह सकते हैं नॉन एक्सप्रेसिव मैसेज। और चौथा है उपपाठ या सब टेक्स्ट। सब टेक्स्ट ऐसे आप समझ लीजिए जैसे कॉमेडी होती है ना। तो कॉमेडी में क्या होगा कि यदि कोई, जैसे सटायर हम कह देते हैं ना कि सटायर मार रहा है, तो एक संदेश उसने दिया, उस संदेश में भी कोई संदेश अंतर्निहित है। बात समझ पाए? जैसे पहले फिल्में दिखाई जाती थी, फिल्मों में हम देखते थे कि भाई कोई सीन ऐसा आया जिस सीन को देखकर हम समझ गए कि पीछे क्या गतिविधि हुई होगी। कई बार ऐसे होता था कि किसी को यदि दिखा दिया कि वो ऐसे दिल पे हाथ रखे और दर्द से लेट गया, तो सहज ये मान लिया जाता था कि हार्ट अटैक आया होगा। बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक की? तो ये जैसे कॉमेडी में भी कोई मैसेज दिया लेकिन उसमें कुछ संदेश निहित है, तो उसके बारे में ये प्रश्न है कि उसको तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाता है। तो ये तो हमने कक्षा में बात की है, इसको लेकर सहजता से आपने लगाया भी है इसका उत्तर। क्या कहा जाता है उसको? उपपाठ, या आप कह सकते हैं सब टेक्स्ट। क्या कहा जाता है? सब टेक्स्ट। इस बार जो संचार से प्रश्न थे उनको कुछ प्रश्नों में, संचार से केवल नहीं बाकी इकाइयों के प्रश्नों में भी हिंदी को लेकर थोड़ी सी अधिक समस्या पहले की परीक्षा से अधिक थी। यदि 2023 में दिसंबर से पहले जो परीक्षा हुई थी उसकी हम बात करें तो वहां से और यहां तक में जो हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर है, जो हिंदी में शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो बहुत कठिन, बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब यदि आप देखें कि ये जो अनभिरंजक संदेश है, यदि पेपर में इंग्लिश में ना लिखा हो तो विद्यार्थी के लिए समझना इसको बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने कक्षा में भी आपसे कहा था कि आपको क्या करना है कि थोड़ा सा एक बार जो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है उसको लेकर इंग्लिश में भी आपको पढ़ लेना है। तो क्या होता है कि आपको वो क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में ये दिया क्या गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न तो हमको आसानी से मिल गया कि उसको क्या कहते हैं, उसको उपपाठ कहते हैं। यानी कि जो संदेश में अंतर्निहित संदेश होता है, एक मैसेज में ही अंतर्निहित मैसेज होता है, उसको क्या कहते हैं? सब टेक्स्ट कहते हैं, उसको उपपाठ कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। संचार की रूपरेखा के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में सामाजिक अधिगम से संबंधित है। दो तीन बातें हैं इसमें, एक तो राजनीतिक समाजीकरण के बारे में और दूसरा सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग से संबंधित है। आप इसको इससे अलग, ये थोड़ा सा जटिल यदि लग रहा हो, आप सामान्य शब्दों में समझिए कि जैसे मैंने आपसे संचार वाली कक्षाओं में ये कहा था कि यदि हम ये कल्पना भर करके देखें कि संचार यदि नहीं होता, यदि संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं होती, तो हमारे, आप दैनिक जीवन में सोच लीजिए, हमारे कितने काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाते। हम देखेंगे हमारे जो उद्योग धंधे हैं, जो व्यवसाय हैं, वो सब ठप हो जाते। किसी ऑफिस में काम ही नहीं हो पा रहा होता यदि संचार की प्रक्रिया नहीं होती। इसी को आप राजनीति के संदर्भ में आप देखिए, राजनीति के संदर्भ में अब चूंकि एक व्यक्ति अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा पा रहा है या दूसरों की बातें देश के सामने पहुंचा रहा है, लेकिन इन सब में हो कौन सी प्रक्रिया रही है, कौन सी प्रक्रिया बेहद आवश्यक है? वो है संचार की, वो है संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो अब देखें यदि कि संचार की रूपरेखा के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में सामाजिक अधिगम से संबंधित है, बात सही हो जाएगी एकदम। दूसरा कथन, उपांतीकरण राजनीतिक समाजीकरण का आधार है। अब फिर से वही बात, यदि आप इस उपांतीकरण को लेकर देखें, इसकी जगह हिंदी में
प्रभावहीनता भी प्रयोग में लाया जा सकता था। मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात है ये, ठीक है, कि भाई दवाई की प्रभावहीनता रोग वृद्धि का कारण होती है। बात समझ पा रहे हैं? तो अब आप यदि देखें कि उपांतीकरण है, अगर आप इसको इंग्लिश में देखते तो इसको समझना आसान हो जाता कि भाई मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, राजनीतिक समाजीकरण का आधार है। अगर आप इसको देखें प्रभावहीनता राजनीतिक समाजीकरण का आधार है, तब आप क्या कहेंगे? प्रभावहीनता राजनीतिक समाजीकरण का आधार कैसे हो सकती है? राजनीतिक समाजीकरण के लिए क्या आवश्यक है? प्रभाव का होना, लोगों को प्रभावित किया जाना, लोग आपसे प्रभावित हो, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव हो, तब जाके राजनीतिक समाजीकरण होगा। तो उपांतीकरण यानी कि ये क्या हो जाएगा? दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, सी विकल्प सही हो जाएगा। बस दिक्कत किससे आती? उपांतीकरण के अर्थ को लेकर दिक्कत आती। बात समझ पाए? इससे पहले जब परीक्षा हुई थी तो मैंने एक बिंदु आपसे कहा था, जैसे लिखा था संवृत्ति शास्त्र। तो अगर आपने इंग्लिश में जिन विद्यार्थियों ने देखा कि भाई फेनोमेनोलॉजी के बारे में प्रश्न है, तो उसने उसका सही विकल्प का चयन कर लिया, लेकिन संवृत्ति शास्त्र ये थोड़ा सा जटिल हो गया था। तो अब इस वाली परीक्षा में, दिसंबर वाली परीक्षा में, कुछ विषयों में तो ये बेहद जटिल हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे हिंदी साहित्य वाला जो पेपर हुआ, हिंदी साहित्य विषय से जिन्होंने पेपर दिया, आप देखेंगे इसलिए क्या हुआ, इस बार कट ऑफ भी कम है। इस बार तो कट ऑफ भी कम है। कारण क्या है? उसका कारण यही है, तो विषय का पेपर भी जटिल था, ऐसा नहीं है सरल था, जटिल था प्रश्न विषय का भी। लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र में जो ट्रांसलेशन वाली बात है, वो जो शब्दों का प्रयोग किया गया है हिंदी के शब्दों को, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, वास्तव में बहुत कठिन है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी, कि भाई पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जनसंचार से ये प्रश्न है। जनसंचार माध्यम के आग्राहक या ग्रहणकर्ता, ग्रहण करने वाले श्रोतागण एक दूसरे के साथ अपने संप्रेषण में उत्तरोत्तर सक्रिय होते हैं। दूसरा कथन है जनसंचार माध्यम के आग्राहक जनसंचार अंतर्वस्तु के सृजकों के साथ संप्रेषण में भी सक्रिय रहते हैं। अब ये जनसंचार से प्रश्न है, बहुत सरल है ये तो। जनसंचार से यानी कि जन के साथ में संचार करना, जनता के साथ में संचार करना, एक भीड़ के साथ में संचार करना। जब एक बहुत बड़ी संख्या में अनेक लोगों के साथ में, और अनेक लोग ऐसे जैसे जो प्रेषक है, जो संदेश को देने वाला है, वो अपने श्रोताओं के बारे में उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे इस संदेश को ग्रहण करने वाले लोगों की क्षमता क्या है, वो कौन लोग हैं, नहीं जानता अपने प्राप्तकर्ताओं के बारे में। जैसे हम दो लोग यदि बात करते हैं, जब हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार हो रहा है, तो हमें पता होता है कि हमारे संदेश का प्राप्तकर्ता कौन है। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक को यह पता है कि मेरे संदेश को प्राप्त करने वाले कौन कौन है, उस कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी हैं। जब जनसंचार की बात आती है तो यहाँ जो प्रेषक होता है, प्रेषक को नहीं पता होता। लेकिन जैसे माध्यम में क्या जाएगा, जैसे हम कहते हैं अखबार है, टेलीविजन है, रेडियो है। अब कोई न्यूज, अगर कोई भी जानकारी, कोई भी संदेश प्रेषित किया जाता है, तो उसको प्राप्त करने वाले लोग कौन कौन हैं, इसके बारे में प्रेषक को जानकारी नहीं होती है। बात समझ आ गई? तो अब इसने कहा जनसंचार माध्यम के आग्राहक या श्रोतागण एक दूसरे के साथ अपने संप्रेषण में उत्तरोत्तर सक्रिय तो होते हैं। ये तो आप अपने साथ रिलेट करके भी देख सकते हैं। घर में भी आप देख लेंगे, न्यूज चलती रहती है तो क्या हाल होता है। यदि पिताजी माताजी न्यूज देख रहे हैं तो वो एकदम आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कथन, पहला कथन सही हो गया, दूसरा कथन जनसंचार माध्यम के आग्राहक जनसंचार अंतर्वस्तु के सृजकों के साथ संप्रेषण में भी सक्रिय रहते हैं। ये बात भी एकदम सरलता से सही हो जाएगी। तो जनसंचार वाली कक्षा में दोनों बिंदुओं को लेकर बात हुई है, जनसंचार में बहुत विस्तार से। तो हम क्या कहेंगे कि कथन पहला भी हमारा सत्य हो जाएगा, कथन दूसरा भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, कि भाई दोनों कथन सही है, कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है। अगला प्रश्न जनसंचार से ही प्रश्न है ये भी। जनसंचार में निम्नांकित में से किन से चयनात्मक प्रक्रिया का निर्माण होता है? सेलेक्टिव प्रोसेस की बात कर रहा है जनसंचार में। ठीक है, पहला है
प्रतिचयनात्मक गोपन यानी कि प्री सेलेक्टिव, अब ये गोपन गोपनीयता की बात कर रहा है, प्राइवेसी की बात कर रहा है, जबकि जब जनसंचार की बात आ गई तो क्या कोई चीज गोपनीय रह गई? भाई जब हमें ये पता ही नहीं है, प्रेषक को ये पता ही नहीं है कि उसके संदेश को प्राप्त करने वाले लोग कौन कौन हैं, इसका अर्थ हुआ कि गोपनीयता नहीं है। गोपनीयता तो रही नहीं ना। पब्लिक डोमेन में कोई चीज आ जाने के बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि गोपनीयता रहेगी? जनसंचार की बात है। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो यदि हम बात करें गोपन की तो क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रतिचयनात्मक गोपन तो नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा, प्रतिचयनात्मक अवधान यानी कि ध्यान की, अटेंशन की बात कर रहा है, बात ठीक है। फिर प्रतिचयनात्मक प्रत्यक्षण, परसेप्शन की बात कर रहा है, वो भी ठीक है। प्रतिधारण ये मतलब आप कह लीजिए धारण करना या रिटेंशन की बात है, वो भी ठीक है। प्री सेलेक्टिव आप कह लीजिए अनभिज्ञता या इग्नोरेंस, ये बात भी ठीक हो जाएगी। यानी कि अच्छा, ये अनभिज्ञता, इग्नोरेंस कैसे हो जाएगा? इग्नोरेंस कैसे हो जाएगा? आप देखिए, जब हम जनसंचार की बात कर रहे हैं और जनसंचार में हम सेलेक्टिव प्रोसेस को लेकर बात कर रहे हैं, यदि आप ऐसे समझिए कि आप किसी व्यक्ति से बात करना शुरू करते हैं, जनसंचार को छोड़ के भी अंतरवैयक्तिक संचार पर आते हैं। हमने अंतरवैयक्तिक संचार शुरू किया, या आप ऐसे मान लीजिए कक्षा में उपस्थित जो विद्यार्थी होते हैं, यदि वो समूह में संचार करना शुरू करते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों का एक समूह बन जाता है, समूह में संचार हो रहा है। समूह में क्या चीज जरूरी होती है? समूह तो तभी बनता है जिसको आप जानते हैं। हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में आप पाएंगे कि सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड भी तो ऐड हो जाते हैं कि मैं ए को जानता हूं, ए सी को जानता है, सी बी को जानता है। वो सभी लोग क्या है, ग्रुप में आ गए कि भाई मैं इसका दोस्त, ये मेरा दोस्त, इसका वो दोस्त। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को जानते हैं। गोपनीयता तो वहां भी नहीं रहेगी, गोपनीयता वहां भी नहीं रहेगी। लेकिन क्या हम ये कहें प्री सेलेक्टिव इग्नोरेंस रहेगा? प्रतिचयनात्मक अनभिज्ञता, जबकि हम बात कर रहे हैं कि जनसंचार में चयनात्मक प्रक्रिया के निर्माण की। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो इसको हम क्या कह देंगे कि भाई ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएंगे कि हाँ, हम अटेंशन की बात, परसेप्शन की बात, रिटेंशन की बात, ये तीनों सही हो जाएंगे। तो पहला गलत हो जाएगा, पांचवा गलत हो जाएगा। पहला इसमें है, हट गया, सी में पांचवा हट गया, 2 3 4 ये सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी। 2 भी सही, 3 भी सही और 4 भी सही। हम इग्नोरेंस को शामिल नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ? बात समझ पाए? हम गोपनीयता, गोपन को भी शामिल नहीं कर सकते चयनात्मक प्रक्रिया में। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो जनसंचार क्या है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जनसंचार के माध्यम को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा भी है। संचार के प्रकारों को लेकर जानकारी होनी चाहिए। तो संचार से ये प्रश्न आपके इस बार बने थे। मैं फिर से एक बार वही बात कह रहा हूं आपसे कि शब्दावली को लेकर विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जहां हिंदी में कोई शब्द समझ में ना आए तो पेपर में आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आप उसको एक बार इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा। जितने ज्यादा प्रश्नों का आप अभ्यास कर लेंगे उतना सरल रहेगा। हिंदी में क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में बन रहा है, उसके बाद ट्रांसलेट हो रहा है हिंदी में, तो वहां जटिल शब्दावली हिंदी की आ जाती है। और ये सरल है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है आगे नहीं होगा, ये आगे भी होगा। इस बार पहले से थोड़े अधिक जटिल शब्द थे। जैसे उपांतीकरण को लेकर ही हम बात कर लें, बहुत जटिल शब्द है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि उपांतीकरण के अलावा अन्य शब्द भी हो सकते थे उसके स्थान पर जो आसानी से समझ में आ जाते। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो ये संचार से इस बार प्रश्न पूछे गए थे। मुझे उम्मीद है कि संचार से तो सरल ही प्रश्न पूछे जाते हैं और संचार ऐसी इकाई है जहां से आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाते हैं। ठीक है, संचार हो गया, आईसीटी हो गया, या आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया, डीआई हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में थोड़ा जटिलता होती है लेकिन मैथ और डीआई तो बहुत सरल होते हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं ऐसे आसानी से। ऐसे ही संचार एक ऐसी इकाई है जिसके प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाते हैं। आईसीटी के प्रश्नों को भी अब थोड़ी सी जटिलता अधिक होने लगी है आईसीटी जैसे प्रश्नों में, और ये थोड़ा सा ना विषय का भी अंतर होता है। जैसे आपका विषय कुछ और है, ये आप ये कहें कि आपने जैसे जिस विद्यार्थी ने पेपर दिया होगा
कि आपका विषय अलग हो सकता है, ये जो पेपर है ये दूसरे विषय का हो सकता है। बात समझ पाए? मेरा उद्देश्य केवल ये है कि हमें प्रश्नों की प्रकृति को समझने में थोड़ी सहूलियत हो जाए, थोड़ी आसानी हो जाए, हम प्रश्नों की प्रकृति को समझ पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक की? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, प्रश्न भी आपने देखे होंगे और आपने इनको हल भी किया ही होगा, समझ में आपको आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली इकाई में फिर अगले प्रश्नों के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।